कुछ फॉर्मूला भी याद कराए थे, अगर आपको याद हो, है ना। केटीजी के फॉर्मूलेस कराए थे बहुत सारे, ठीक है। 10 लेट्स रिवाइज जो हमने पढ़ा है सर, एक बार बस एक ग्लांस में 1-2 मिनट स्पेंड करके हम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सर वी एवरेज कितना था जरा बताना मुझे। वी एवरेज की वैल्यू कितनी थी सर? एनीवन? किसी को याद है वी एवरेज कितना था? याद नहीं सर? √3 RT/m, भूल गए सब? अरे क्लास में हो ना आप लोग? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कल मैंने पढ़ाया था ना केटीजी आप लोगों को सर, केटीजी क्वेश्चन कराए थे बढ़िया बढ़िया। फिर मैंने आपको वीआरएमएस के बारे में बताया था, हमको 3 प्रकार की स्पीड पढ़नी पड़ती है गैसेस, पार्टिकल या मॉलिक्यूल की। जो होता है सर वी एवरेज, वी एमपी दैट इज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, या फिर वीआरएमएस होता है। वीआरएमएस कितना था कुछ याद है आपको सर? 8 RT/, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर √3 RT/m। आरएमएस पूछ रहा हूँ बेटा, आरएमएस। यही होती है सर। सर ये यही तो होती है। है आरएमएस होती थी ये। √RT/πm पढ़ा था कुछ याद है? 8 RT/πm। अरे भूल गए क्या आप? कल ही तो पढ़ा है यार। सर वो तो एवरेज होती है ना। मैंने आपको 2 फॉर्मूला पढ़ाया था, एक होता है वी एवरेज, एक होता है वी आरएमएस, ठीक है। हाँ अब बोलो आप क्या बोल रहे हो? वी एवरेज होती है 8 RT/πm, यू आर सेइंग दिस, एंड वी आरएमएस आप बोल रहे हो 3 RT/m। सही बोल रहे हैं सर? यही है ना फॉर्मूला? यस अच्छा सर। मैंने यस उल्टा सर। बोल दिया था क्या? ठीक है कोई नहीं, है ना। और मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होती है, √2 RT/m बताया था, कुछ याद है? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ज्यादा होने चाहिए, 2 RT/m होता है। फिर मैंने आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ गैस, सबका रिलेशन अच्छे से आपको बताया था। आई होप कि आप लोगों ने वो सारी चीजें याद रखी होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो मैं आपको थर्मो की कुछ कुछ चीजें सर बता देता हूँ, और हम एक रिवीजन कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक अ रिवीजन सेशन ओनली, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास सर कितने प्रकार के लॉ होते हैं? एक होता है फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ एवरीवन नोस सर, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ना। थर्मोडायनेमिक्स में सर हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ का आइडिया है कुछ, एंड बेसिक प्रोसेसेस का आइडिया है आपको? एक बार रिएक्शन दे दोगे तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगा कि कितना आपको आइडिया है या नहीं है। कुछ रिएक्शन दे दोगे, मतलब आपको आइडिया है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, थोड़ा बहुत? चलो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ दे हैव इक्वल टेम्परेचर एंड देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन देम, मतलब ऐसा हमने दो ऑब्जेक्ट को मेंटेन किया है सर, है ना, ऐसा मेंटेन किया है कि दोनों के बीच में कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रहा है, देयर इज नो हीट फ्लो। जैसे कि इस केस में देखो सर, हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर पे एक बॉडी मेंटेन्ड है, यहाँ पास 20 डिग्री सेल्सियस पे एक बॉडी मेंटेन्ड है। यहाँ आपको दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस है, तो देयर विल बी अ हीट फ्लो, है ना। ऑन सेकंड एग्जांपल, अगर दोनों एक इक्वल इक्वल टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, so there is no heat flow between the system, between the bodies. So this kind of condition where the temperature of both the bodies is same or said to be in equilibrium, this particular type of equilibrium is known as thermal equilibrium, where there is no heat exchange between the bodies and the temperature of both the bodies are same. ऐसा हम बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और जीरोथ लॉ क्या बोलता है? जीरोथ लॉ क्या बोलता है? अगर ए बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है सर ए सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दैट मींस देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज एंड द बोथ द बॉडीज विल बी सेट टू इन द सेम टेम्परेचर, है ना। ऐसे ए और बी के बीच में मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम है, और बी और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ऑब्वियस ही बात है सर
ए और सी के बीच में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। दिस लॉ इज बेसिकली नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसका उतना यूजेज है नहीं, जब आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं सर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, इन केमिस्ट्री इट इज टेकन एज नेगेटिव, है ना। हम यहाँ पर क्योंकि हम हीट दे रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो इंजन है, जो भी हम बनाते हैं, है ना, पूरे फिजिक्स में हम इंजन्स बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उससे हमको आउटपुट मिले, मतलब वो काम हमको करके दे। हम कुछ फ्यूल या कुछ हीट ऐड करें तो हमको काम मिलना चाहिए वहां से, ठीक है। दैट इज वाई वर्क डन इन फिजिक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता है, वो होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं यहाँ पर से अब डायग्राम देख पा रहे हो सर, अगर मैं उसको प्रेशर से रिलेट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं कोई कंटेनर ले लिया हूँ, है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन ए आपके सामने दिख रहा है, और लेट सपोज वो डीएक्स मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा मूव किया है, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं हीट करूंगा गैस को, तो गैस मॉलिक्यूल्स विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, एंड आफ्टर गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इसकी प्रेशर बढ़ेगी सर। अब जैसे जैसे प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगी तो यू नो कि वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, लेट सपोज डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो मैं एक वर्क डन जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, उसको मैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में रिलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज हम गैस को डील करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो गैस के पास होता है सर प्रेशर और उसका होता है वॉल्यूम चेंज। तो हम जो भी वर्क डन लिख रहे हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ही लिखते हैं, इसलिए, है ना। अब फोर्स को आई कैन राइट प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, दिस इज फोर्स, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, एंड एंगल बिटवीन देम इज cos 0 डिग्री। अब सर ये जो a डॉट डी एक्स है, दिस इज a क्रॉस सेक्शन इनटू dx, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके से क्या बन गया सर, छोटा सा वॉल्यूम बन गया, विच इज dv। सही बात है। तो दिस प्रेशर ऑफ गैस डॉट dv इज बेसिकली और ऑल्सो इज अ वर्क डन। जो आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये भी p डॉट dv भी क्या है सर, वर्क डन होता है। आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बस, है ना, इन जनरल। क्लियर बात है सर। अब सर जब जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, तब तक हम क्या मानेंगे सर, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, मतलब गैस एक तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। जैसे उसकी वॉल्यूम बढ़ती है ना, तो एक तरीके से एक्सपांशन होता है गैस का, है ना, और वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इसलिए वो कंप्रेशन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब दिस एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन कितना हो रहा है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ये आपको सब कुछ इस पीवी ग्राफ से मिलने वाला है। क्लियर है सभी को सर, इतना समझ में आ रहा है आपको बात? मैं जो स्पीड तो नहीं बोल रहा कुछ ज्यादा। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जरा बताना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलता है सर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, सर वेलोसिटी ऐसे मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी है ना। तो ए डॉट डी टी क्या मिलेगा सर, ए इंटू डी टी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ते हैं अपन एरिया के लिए, तो ए डॉट डी टी से क्या मिलता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी मिलता है टोटल, है ना। सिमिलरली हमने सर अभी वर्क डन पढ़ा था, वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इंटू, सॉरी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सो पीवी ग्राफ के एरिया से क्या मिलने वाला है अपने को, बेसिकली मिलने वाला है वर्क डन मिलने वाला है, ठीक है सर। ये थोड़ा एरिया ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। कूल सर। अब मान लो हम किसी भी गैस, जो मान लो किसी स्टेट में, स्टेट मतलब कि उसके पास कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ दैट गैस। अब मैं किसी भी गैस का स्टेट इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेज से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी गैस, बट हम जो कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड जो प्रोसेस पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में, वो होता है, एक पहला होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, चौथा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, और पांचवा कभी कभी होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आपको ये बात पता होगा सर। आइसोकोरिक मतलब होता है सर, जब मैं
उसका वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम फिक्स है सर। मतलब ऐसे कुछ सेटअप कर दिया कंटेनर के अंदर में कि मैं उसके वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं दे रहा हूँ सर। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस केस, मैंने आपके सामने एक पिक्चर बनाया सर। अब मैंने एक पिस्टन लिया, पिस्टन यू नो सर, एक सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन है जो मूव कर सकता है। अब मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया, सीमेंट लगा दिया या फेविक्विक लगा दिया, कुछ तो लगा दिया, चिपका दिया बस, मतलब पिस्टन मूव नहीं कर सकता। उसके पास स्टेट क्या है, P1 है, B1 है और T1 है, और मैं इसको कंटिन्यूसली हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, स्टेट चेंज हो गया, P2 V2 हो गया, T2 भी हो गया सर। लेकिन आपने अभी जस्ट दो फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है P डॉट dV। एज सर dV इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम इज फिक्स, सो वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस इज बेसिकली जीरो। आ रही बात समझ में? और कभी कभी ना क्वेश्चंस में, थर्मोडायनामिक्स में कह लो, चाहे केमिस्ट्री कह लो या फिजिक्स कह लो, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है सर। एक एक शब्द लिखा है क्वेश्चन वाला तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत बहुत है सर। रिजिड कंटेनर बोल देगा तो चेंज इन वॉल्यूम आपको मानना है सर जीरो। ये रिजिड कंटेनर कहीं बोल देगा, दिखेगा आपको रिजिड कंटेनर बोला है, तो आपको सिंपली मान लेना है कि सर डीवी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये हिंट्स है बेसिकली जो क्वेश्चन में छुपे होते हैं। ठीक बात है सर। और इसका पीवी ग्राफ भी आपको पता होगा, दिस वन इज द पीवी ग्राफ ऑफ दिस आइसोकोरिक प्रोसेस। यू कैन सी दैट सर कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट डाल देता हूं मैं वॉल्यूम का, तो देखो वॉल्यूम, प्रेशर तो बढ़ रहा है सर, लगातार प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन सर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आई एम होपिंग दैट एवरीवन नोज दिस ग्राफ। सही बात है सर। और इसका वीटी ग्राफ में भी बना सकते हैं अपन, जैसे कि ये वाला ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा आपको, वीटी ग्राफ। ये वीटी ग्राफ क्या हो रहा है सर, देखो ध्यान से, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और टेम्परेचर लगातार अगर बढ़ता है, दिस साइड जाता है, तो दिस साइड इज बेसिकली विल रिप्रेजेंट हीटिंग। मतलब हीट जब गेन करता है तो टेम्परेचर राइज होता है सर, है ना। और दिस वे इज नोन एज कूलिंग। ये वीटी ग्राफ है। ठीक है सर, इतना आपको बताना था मेरे को इस आइसोकोरिक प्रोसेस में। एक पीटी ग्राफ भी बनता है। हमेशा ग्राफ के एक्सिस में कौन कौन प्लॉटेड है वो देखना बहुत जरूरी है। हमको आदत होती है सर पीवी ग्राफ देखने की हमेशा। ठीक है, पीटी ग्राफ ऐसा बनेगा। पीटी ग्राफ क्यों ऐसा बन रहा है आपके सामने सामने साफ साफ लिखा हुआ है। पीटी ग्राफ बनाना है तो n is constant, r is constant, as v is also constant in isocoric process, hence p is directly proportional to temperature। and जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पीटी ग्राफ कैसा बनेगा सर, आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, थीटा और स्लोप विल रिप्रेजेंट एन आर बाई वी। क्लियर है सर? ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, खेल खत्म। अब बात करते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक होता है सर, यू नो वेरी वेल, आइसोबारिक, बारिक मतलब प्रेशर होता है, बार्स है ना, बार्स इन प्रेशर होता है यूनिट। तो आइसोबारिक मतलब हो जाएगा सर कांस्टेंट प्रेशर। मतलब मैं कुछ ऐसा सेटअप कर रहा हूं कि उसकी प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं। आपके सामने एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा कुछ सेटअप कर लूं कि स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, और सुनना ये दूसरा हिंट है, जैसे उसमें रिजिड बोला था ना, रिजिड कंटेनर होगा तो सर क्या होगा, आइसोकोरिक मान लेंगे हम। और यहाँ पर कहीं कहीं क्वेश्चन में छुपा होगा कि स्लोली मूव कर रहा हूँ सर, स्लोली मूव कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए स्लोली एक्सपेंड कर रहा है अंडर कांस्टेंट फोर्स, कुछ ऐसा मेंशन कर देता है, तो इट इज फुली क्लियर दैट इट इज सेइंग अबाउट द आइसोबारिक प्रोसेस। स्लोली मूव करने का मतलब होता है सर, एक तरीके से स्लोली कैसा होगा, कांस्टेंट वी से मूव कर रहा है, मान लो ना कांस्टेंट वी से मूव कर रहा है, स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन मतलब कि सर नेट फोर्स जीरो होगा, है या ना। नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो स्लोली स्लोली मान सकते हैं, कांस्टेंट वी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, हमने ऐसा सेटअप किया स्लोली मूव करने का। दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। क्या आपको दिख रहा है सर यहाँ पर सेटअप? क्या आपको थोड़ा बहुत अंदाज मिल रहा है कैसे होता है? मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है खुद के। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सर? यस सर। ठीक है, अब सर ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहला ग्राफ है पीवी ग्राफ आपके सामने, आइसोबारिक है, यू कैन सी वेरी क्लियरली, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में ही खड़ा है। वॉल्यूम भले बढ़ते जा रहा है लेकिन सर प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है। दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। एंड आइसोबारिक प्रोसेस में यू कैन सी दैट
पीटी ग्राफ कैसा बना है, सेम जस्ट लाइक पीवी ग्राफ ही बना है। ठीक है, क्यों बना है, यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। क्यों बना है, आपको समझ में आ रही है सर बातें? क्यों बना है सर, पूछूं क्या आपसे? क्यों बना है स्ट्रेट लाइन, जरा मुझे बताना आप लोग। सर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर में चेंज होने के साथ प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, प्रेशर कांस्टेंट है तो उसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की बात नहीं है। अब वीटी ग्राफ है सर, वीटी ग्राफ में दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। as pressure is constant, so I am sending P towards the temperature side, and N is constant, R is constant, P is also constant, तो V is directly proportional to temperature। ये सब चीज निकालने आने चाहिए सर, तभी ग्राफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग थीटा एज अ स्लोप एंड स्लोप रिप्रेजेंटिंग NR बाई V। क्लियर है सर? फिर नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसका वर्क डन भी निकालना आपको बता देता हूं। जैसे कि प्रेशर कांस्टेंट है सर, बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एंड वर्क डन इज पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0 था तो वर्क डन 0 था। आइसोबारिक में एक ही प्रेशर है, वॉल्यूम चाहे कितना हो जाए, तो पी सामने और डेल्टा वी का चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली विल गिव यू द वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। इज एवरीवन गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर सर? आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसको मैं टेम्परेचर टर्म्स में भी लिख सकता हूं, बिकॉज पी डेल्टा वी कैन बी रिटर्न एज एन आर डेल्टा टी वेरी इजिली सर। तो डेल्टा वी और पी को हम एन आर डेल्टा टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, यही हमको याद नहीं आती सर कभी कभी। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आपने जस्ट अभी थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा। आइसोथर्मल मतलब कि तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी कितना आएगा सर? 0 आएगा। अब डेल्टा टी 0 आ रहा है, तो फ्रॉम पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी हैव अज्यूम्ड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so PV is constant. As PV is constant, we can very easily use P1 V1 equals to P2 equals to P3 V3 equals to some other constants। क्लियर है सर? क्यों होता है P1 V1 V2 V2 सब बराबर क्यों हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। आ रही बात? अभी कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे अचीव होता है? हम बेसिकली एक डायथर्मिक वॉल लगाते हैं। डायथर्मिक वॉल का होता मतलब है जो हीट एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, अब मान लो मैं कुछ इस तरीके से हीट कर रहा हूं कि जितना मैं हीट दे रहा हूं जिस टेम्परेचर पे है, वो धीरे धीरे उतनी हीट को रिलीज कर रहा है। तो उसकी टेम्परेचर हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है सर? मेंटेन होते जा रही है। जितनी टेम्परेचर पहले थी मैं हीटिंग करते जा रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू डायथर्मिक वॉल प्रेजेंट ऑन द अपवर्ड सरफेस या जहां भी हो, ये सर हीट एक्सचेंज करते जा रहा है एक कांस्टेंट रेट से। तो इसकी टेम्परेचर ना तो राइज हो रही ना तो घट रही है। दिस इज बेसिकली अ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब सर इसका ग्राफ कैसे बनता है? आइसोथर्मल का ग्राफ सर, एज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो पी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और जब भी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम वाई होता है, तो यू कैन से दैट दिस इज अ हाइपरबोला ग्राफ। यस और नो सर? सबको पता होगा। ठीक है, यस सर। अरे तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा फीडबैक देते रहना कि तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि सही जा रहा है सर पेस? सही जा रहा है सर? ठीक है, चलो नाइस। ठीक है, अब सर वर्क डन निकालना है हमको। वर्क डन में बहुत इंटरेस्ट है सर, क्योंकि वर्क डन का ही खेल है इस सेक्टर में। वर्क डन होता है सर पी ऑफ गैस डॉट डीवी, हमने पढ़ा था, छोटा सा वर्क डन लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को भी यूज कर सकते हैं। एज हम मान रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये सब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है सर? देखना, इस प्रेशर को हम लिख सकते हैं, ये क्या हम निकाल रहे हैं? अच्छा, ये आइसोथर्मल निकाल रहे हैं, ओके। तो हम इस प्रेशर ऑफ गैस को रिप्लेस कर सकते हैं एक तरीके से एन आर टी बाई वी से। ठीक है, बिकॉज यहाँ डीवी रखा है, तो हम इसको डीवी को रखे हैं, मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू डीवी इंटीग्रेट हो रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ वॉल्यूम टर्म चाहिए था इंटीग्रेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर एन आर टी बाई वी को रखा, और ये आपको पता है डीवी
dt बाई वी टी होता है तो क्या होता है आपको अच्छे से पता ही होता है, ln डेल वी। और अगर मैं इसको v1 से v2 इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा nRT ln v2 बाई v1। ये हो गया वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलरली आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है पॉलीटॉपिक प्रोसेस। एक नेक्स्ट है पॉलीटॉपिक प्रोसेस। जस्ट लाइक आपने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा होगा सर। एडियाबैटिक मतलब होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में सर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू होता है जीरो, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एडियाबैटिक में। एंड दिस केस इज वैलिड पी टू वी टू पावर गामा। ठीक है, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है सर। आ रही बात समझ में। अब सिमिलरली इसका एक पॉलीटॉपिक प्रोसेस है जहां पर एक एन गामा का जगह एन आ आता है इंडेक्स, चाहे 2 हो, 3/2 हो, 5 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। दिस इज नोन एज पॉलीटॉपिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि वी हैव इन्फिनाइट ऑफ प्रोसेस टू चेंज द स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ठीक है, हमने 5 स्टैंडर्ड देख लिया, ये भी है पॉलीटॉपिक प्रोसेस। और ये बात समझ में है सर आप लोगों को? ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैसे लिखते हैं। पहली बात तो सर इंटरनल एनर्जी जो भी है वो सर एक स्टेट फंक्शन है। इट इज द टोटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर बदलेगा तभी इंटरनल एनर्जी बदलती है, और सिर्फ ये पॉइंट पे डिपेंड करती है सर। एंड इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज शोन इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज F/2 nRT। कल मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया था, मोनो कितना होता है, डाई कितना होता है, और पॉली का कितना होता है। क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो सर, क्लियर है? तो हमने थर्मो रिवाइज कर लिया सर। आपको पता नहीं चल रहा है सर, हमने थर्मो रिवाइज कर लिया है। ये इतने तो लॉज है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब आता है मेन चीज की क्वेश्चंस की वैरायटी को डील करना सर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी को डील कर लेते हैं। ठीक है सर। अपने कॉपी कलम उठाएंगे और थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएंगे सर। सबसे पहले चलो मैं एक वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। जे मेन का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। मैंने अभी कितने सारे ग्राफ बताया आपको, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो सर। Any idea, sir, how to deal with such question? कंफ्यूज कर दिया, बड़े बड़े टफ चीजें दे दिया। रिवर्सिबल साइकिल है, ओके, वीटी ग्राफ दे दिया सर, बढ़िया। क्या लेकिन सर, क्या क्या कर सकते हैं हम? कुछ आइडिया मिल रहा है सर आपको? थोड़ा शेयर करो अपने थॉट्स मेरे साथ। कुछ आपको आइडिया मिल रहा है क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ सीधा?
डी ऑप्शन, आर्यन नेगी, क्या बात है, देखते हैं। तो सोच समझ के बोला है ना, यस सर। ठीक है, विल सी। और चलो मैं कराता हूँ, इतना टाइम हम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सर, अप्रोच कैसे हो सकता है। इसने बोला है सर डी से ए और बी से सी क्या है सर, एडियाबेटिक है, इसने साफ साफ तौर पे बोला है। एडियाबेटिक मैंने अभी जस्ट आपको रिवाइज कराया सर, एडियाबेटिक का मतलब होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो। हाँ जी सर, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो होता है। अब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो होता यस है तो हम एक तरीके से डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, ये पढ़ा होगा आपने। डेल्टा यू को लिखते हैं हम एन सी वी डेल्टा टी। एस डेल्टा क्यू इज जीरो, सो डेल्टा टी इज ऑल्सो जीरो, सो वी कैन से टी सी इक्वल्स टू टी भी होगा। ठीक है, एक तरीके से आपको ये समझना है कि सर बेसिकली क्या बोल रहा है, डी से ए और बी से सी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपको साफ साफ कह रहा है सर। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस है डी से ए और बी से सी। और अभी जस्ट आपने आइसोथर्मल का ग्राफ देखा था, वो होता है सर क्या, जरा मुझे बताना आपने वाणी में सर क्या पढ़ाया था मैंने आपको, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा दिखता है सर, कुछ नाम बताया था मैंने अभी, कोई नहीं बता रहा है। हाइपर बोला होता है, बताया था अभी जस्ट 1 मिनट पहले, इसे कहते हैं आइसोथर्मल ग्राफ, कुछ ऐसा दिखता है पी वी ग्राफ। यस सर। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, एक तरीके से आइसोथर्मल है और ये भी क्या प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, उसने बोला है सर। अब ध्यान से देखो, बी से सी और डी से ए कहाँ कहाँ आपको आइसोथर्मल ग्राफ देखने को मिल रहा है। बी से सी यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, ये आइसोथर्मल ग्राफ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। या तो ए होगा या तो बी होगा, ये तो आइसोथर्मल नहीं है सर ग्राफ, ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं है सर, ये तो और नहीं है, या तो ए या तो बी। अब ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है सर, सी से बी में जब आ रहा है तो क्या वॉल्यूम घट रही है सर, ध्यान से देखो तो। सी से बी में जब आ रहा है ग्राफ, एकदम केयरफुली वॉच करो सर ग्राफ को। सी से बी में आ रहा है तो अगर आपको ग्राफ थोड़ा बहुत भी देखने आता है सर, ये वॉल्यूम या टाइम है, टेम्परेचर सॉरी, ये कुछ ऐसा ग्राफ है। वॉल्यूम हल्का पहले यहाँ था, अब हल्का नीचे आ गया, मतलब वॉल्यूम घट रही है। अब ध्यान से देखो, सी से बी की ओर वॉल्यूम घट रही है, यहाँ पर मैं बी से सी आ रहा हूं तो कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम कुछ यहाँ हुआ करता था, अब वॉल्यूम कुछ इस लाइन में आ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा है, साफ साफ नजर आ रहा है बीसीसी वॉल्यूम बढ़ा है सर, बीसीसी वॉल्यूम बढ़ा है। यहाँ चेक करो सर, सी में पहले वॉल्यूम इतनी थी, बी में वॉल्यूम यहाँ है, यहाँ सी में कम वॉल्यूम है, बी में ज्यादा वॉल्यूम है। इसके हिसाब से देखोगे तो क्या लगता है आपको, बी में कम वॉल्यूम होनी चाहिए, तो बी में कम वॉल्यूम है और सी में ज्यादा वॉल्यूम है, तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा सर, बी ऑप्शन। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं आपको, मेरे समझ में आया सर, क्या देखा क्या नहीं देखा, कुछ आइडिया मिला कि नहीं मिला, कि ऐसे सर यस। कर दिए, कुछ भी कर दिए सर हो गया। आ रही बात समझ में, कैसे मैंने बताया आपको ग्राफ कैसे देखते हैं। ठीक है, केयरफुली देखना होगा सर, तुक्केबाजी नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होगा। बढ़िया क्वेश्चन है सर। ठीक है, शुरुआत कर लिया हमने क्वेश्चन के साथ। चलो मैं आपको कराता हूँ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। कार्नोट साइकिल आपके उसमें नहीं है, ठीक है। सर वॉल्यूम वाला फिर कहाँ से जा रहा। वॉल्यूम वाला, यस सर, तो जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा ना, हाँ हाँ, ये सर उसको फिर कहाँ से जा रहा है एक बार। रिपीट करूँ क्या। यस सर। देख दोस्त, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ एक लाइन खींचता हूँ, वॉल्यूम ऐसे बढ़ रही है इस यस तरफ, दिख रहा है साफ साफ, मतलब यस ये सर 1 2 3 4 मान लें, ये 5 है, ये 6 है। सी में ज्यादा वॉल्यूम है, नजर आ रही है अपने को साफ साफ, बी में कम वॉल्यूम है, नजर में आ रही यस है। सर इस पे ध्यान से देख, यस सर
यहाँ अगर मैं वॉल्यूम के एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और बी के अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और यहाँ ड्रॉ करता हूँ, वॉल्यूम के एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ बस वॉल्यूम एट सी इज लेस देन वॉल्यूम एट सी इज लेस देन वॉल्यूम एट बी। यहाँ पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ बी इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सी। तो इस केस के हिसाब से यहाँ वॉल्यूम किसकी ज्यादा होनी चाहिए सर? ये नजर आ रहा है अपने को? हाँ ना? यस सर। तो ये वाला कंडीशन कहाँ देखने को मिल रहा है सर? बी केस में। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, चलो अब बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है सर। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस आर रिलेटेड एज blah blah blah. Work done when the gas is taken from state 1 to state 2. सर पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन पता है क्या आपको? कैसे लिखते हैं? वो होता है सर P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1 की 1 - n। बताओ सर, n-1 की 1 - n। कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सर ये? सर 1 - n। क्या कह रहे हो? सर 1 - n। हाँ 1 - n होता है। ये होता है वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पता होना चाहिए हमको, फॉर्मूला है सर, है ना? तो क्या हो जाएगा सर? प्रेशर P1 V1 गिवन है ऑलरेडी, माइनस P2 V2 गिवन है स्टेट 2 अपॉन 1 - n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स विच इज इक्वल टू 3/2 गिवन हियर। 1 - 3/2 ये हो गया वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस -2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन माइनस, हाँ, अपॉन 1। इतना आ रहा अपना आंसर। तो साफ साफ नजर में आ रही है सर, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सबका ये आंसर आ रहा होगा। ये वार्म अप क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस सेकंड क्वेश्चन इज अ इजियर क्वेश्चन। ठीक है सर, आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, क्या बात है। ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये भी थोड़ा आसान सा ही आभास हो रहा है। यू नो बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस क्या होता है सर? हाँ सही बोल रहे हैं। बल्क मॉडुलस इज बेसिकली K इज इक्वल टू dP बाई डेल्टा V बाई V। ये होता है बल्क मॉडुलस। हाँ जी सर, सही बोल रहे हैं हमने। ठीक है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ गैस इज गिवन बाई P इक्वल टू A blah blah blah, where alpha A is constant and V is the volume of the gas. The bulk modulus at constant temperature is equal to, बताओ सर क्या कर सकते हो? जरा अपना दिमाग लगाना सर। कांस्टेंट टेम्परेचर में बल्क मॉडुलस पूछ रहा है। बताओ, दिख रहा होगा बहुत धुआंधार क्वेश्चन। आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल गाइस। डिफरेंशिएट, विशाल बना लिया क्वेश्चन? आंसर बता दे मुझे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जब बता दे मुझे। अगर सर मैं सही कह रहा है, अगर P इक्वल्स टू A की पावर V - 3 है, अगर मैं इसको V के रेस्पेक्ट में कर दूं तो कुछ ना कुछ तो बात बनते हुए दिख रही है सर। साफ साफ नजर आ रहा है कि जो अपने को चाहिए वो तो नजर आ रहा है सर। कुछ कुछ लेट्स सी। ये हो जाएगा -3A
-3 -1 -4 dp बाय dv ये आ रहा है, बी आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ ये आ रहा है डिफरेंशिएट करने से, मतलब अपने पास dp बाय dv की वैल्यू है और यहाँ v की पावर -4 है, तो हम इसको एक v को नीचे ले आएंगे, तो आंसर साफ साफ नजर आ रहा है सर, कितना आएगा? 3 आ रहा है क्या आंसर इसका? बी आ रहा है क्या आंसर सर? कितने लोगों ने बना लिया, बी Yes. आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? सर कैसे हो गया? मेरा बेटा कैसे होगा सर? -3a v -3 v -1, v-1 नीचे जाएगा, इसको अगर नीचे भेजूंगा यहाँ पास तो ये हो जाएगा -dp/dv, ये हो जाएगा v इक्वल टू 3av-q, एंड av-q किसके बराबर था सर? प्रेशर के बराबर था, 3 टाइम्स p आ गया, तो p की वैल्यू 3 टाइम्स p साफ साफ नजर आ रहा है सर। क्लियर है? कैसे आया, समझ में आया आप? ठीक है, ओके जी, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। चलो मैं अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन सर, आराम से पढ़ो, सोच विचार करो। क्वेश्चन लेके आया तो कुछ सोच समझ के लाया होगा क्वेश्चन, ऐसे लेके नहीं आ गया सर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। भाई गर्व नाम है कि गौरव नाम है आपका यार? गर्व, बढ़िया नाम है यार, गर्व। गर्व गर्व कर, वाह। चलो गर्व स्क्वायर बताओ यार, आंसर बताओ। बी आ रहा है? बी बोले तो वो था ट्रू। अच्छा, ये सर वही कह रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ सिखाने का पर्पज से लेके आया हूँ, ताकि आप थोड़ा जेई मेल में अच्छे से थोड़ा ध्यान रख पाओ, है ना? ठीक है सर, डी बोल रहा है एक बंदा, 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। राहुल थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो माइक ऑन करके, क्या क्यों, जरा कुछ तो बता दो। आदर्श भी डी बोल रहा है, संदीप भी डी बोल रहा है। अच्छा, अब सब डी बोलेंगे सर, चलो नाइस, ठीक है, कोई नहीं, गलती करेंगे तब तो सीखेंगे हम, है ना? सर सेकेंड वाला स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है सर, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था वर्क डन होता है ये चीज, और मैंने आपको लिखवाया था सामने नोट्स में, दिखवाया था कि सर डीवी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ही क्या होता है? वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। ये तो पक्की बात है सर, भाई वॉल्यूम अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू सर। मस्ट इंक्रीज लिखा हुआ है, शब्दों पे गौर करना, मस्ट इंक्रीज, हाँ जी सर, मस्ट ही होगा ये इंक्रीज। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। मस्ट का मतलब होता है एकदम जरूरी, इंक्रीज होगा ही होगा। इसका आंसर है छुपा है सर, इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हम हीट देते हैं किसी भी बॉडी को, है ना, जैसे आप आइस ले लो, आइस को जब आप गर्म करोगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ समय तक वो मेल्ट होगा, फिर मेल्ट होने के बाद ना एक, मतलब सॉरी सॉरी, जब आप आइस को हीट देते हो तो स्टार्टिंग में वो मेल्ट नहीं होता सर, है ना, पहले वो फेस चेंज में जाता है। जो भी आप हीट इनिशियली देते हो ना, वो हीट जाता है फेस चेंज में, और फेस चेंज में सर कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है।
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सर। हमेशा फेज चेंज में ना टेम्परेचर राइज नहीं करता सर। तो जरूरी नहीं कि आप कभी भी हीट दो हमेशा तो टेम्परेचर हमेशा के लिए बढ़े, मस्त नहीं होगा सर। कभी कभी हीट फेज चेंज में भी चले जाता है। आफ्टर फेज चेंज हाँ सर टेम्परेचर बदल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सर हमेशा, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ हीट फेज चेंज में चले जाता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये हमेशा सही नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी सर, ओके सर, क्या बात है। चलो, अब ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत दफा बहुत बार देखा होगा, जेई मेन से कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लो सेट, ऐसे क्वेश्चन ना आए ऐसा चांस ही नहीं है। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, तो हम भी सर क्यों पीछे रहे, हम भी बनाते हैं वाला क्वेश्चन, बनाओ सर, गिव इट अ ट्राई, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व। बताएं सर बताएं। आंसर बताओ सर, आंसर बन गया क्या सबका? कितना आंसर, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है सी। ओके, क्या होगा पता नहीं। बाकी लोग बेटा क्या कर रहे हैं? सक्षम, राहुल, गर्व, गौरव, मनीषा, सौम्या, सुमित, आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? सी पूछ रहे हो कि आपने बनाया आंसर? मेरे को आंसर नहीं पता क्या है, क्या करेंगे सर? डी। ठीक है, एक बार सिखा रहा हूँ, मैं ध्यान से सीख लेना सर कैसे करते हैं। सी आ रहा है सर, डी आ रहा है, ओके ठीक है। क्या मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था क्या कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ से आपको क्या मिलता है सर? वर्क डन मिलता है, मैंने बताया था अभी, जस्ट अभी बताया था। ठीक है, इफ नो हीट इज सप्लाइड टू और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, मतलब कोई भी हीट चेंज नहीं है बोल रहा है, मतलब डेल्टा क्यू कितना है सर? 0 है, साफ साफ बोल रहा है। एंड आपने शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा होगा, तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जो भी हीट देते हो इस सिस्टम को, जो कुछ हीट चले जाता है तो फोर्थ आएगा सर। अच्छा, विल सी क्या होता है।
तो डेल्टा क्यू सर 0 हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। आपको समझ में आ रहा है सर? हाँ जी सर, सही बोल रहे हो आप। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ के अंडर में सर ये कंप्लीट एरिया आ रहा है आपको अगर दिखे तो सर, आ रही बात समझ में? पीवी ग्राफ के अंदर ये एरिया आ रहा है, कुछ बच्चे ये एरिया लेके बस सॉल्व कर रहे होंगे। ट्राइंगल दिख रहा है सर हमें, एक लाइन बना है, एक लाइन के अंदर जो भी आएगा वो उसका एरिया होगा ना, एरिया अंडर कर्व, पूरा एरिया सर, है ना? अब ये ध्यान से देखो तो सर ये शेप कौन सा दिख रहा है आपको, एक बार जरा नजर मारना है इस पे। इस तरफ एक लाइन है, इस तरफ एक लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, है ना? ये एक लाइन है, नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। बेसिकली एक तरीके से ट्रेपीजियम है। क्या है सर? ट्रेपीजियम, यस एब्सोल्युटली ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फॉर्मूला है एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इन दोनों पैरेलल साइड का सम कितना होगा जरा बताना मुझे सर। ये सर 10 है, ये कितना है 50 है, तो आएगा सर 60 किलो पास्कल। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना सर? 150। हाँ जी सर, सही कहा आपने। अब ये आ गया कितना सर? 30। ये आ गया कितना? 30 इंटू 15, 400 किलो पास्कल। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, गौर करना सर। 1 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में गिवन है। 1 मीटर होता है सर 10⁻³ सॉरी -2 सेंटीमीटर। सही लिखा है ना? तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा सर? 10⁻²मीटर। तो हमारे पास कितना है, कितना है सर? 150 सीसी है। तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर? मतलब कुछ गलत लिखा है क्या हमने? एक सेकंड, उल्टा लिख दिया। अरे अरे अरे, हाँ वही तो सोचो क्या लिखा है हमने। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया 10⁻²मीटर। तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब करने से कितना हो जाएगा सर? 10⁻6 मीटर क्यूब। सही जवाब। तो किलो पास्कल है 4500 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6, तो ये हो गया 10⁻3। 1 2 3 मतलब सम 4.5 आ रहा है आंसर। कितना समझ में आ रहा है? ये क्या आ रहा है सर? ये आपका वर्क डन आ रहा है सर। हाँ जी सर, ये वर्क डन आ रहा है, लेकिन क्या निकालने बोला है? इंटरनल एनर्जी निकालने बोला है। तो नेगेटिव होना चाहिए इंटरनल एनर्जी, मेरे आपके सामने लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा सर? सी। और ये बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको? क्लियर है सर? आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है सर अपने को करने की। कितने लोग का सी आंसर आया था सर? प्लीज बता देंगे सी आंसर आया था। सी आरुष कुमार ने सी बताया था, गर्व बता रहा है सी, सौम्या पूछ रही है सी, आदर्श ने पहले जवाब दिया था सी। चलो, आ रही बात समझ में कैसे हुआ? ठीक है सर, बात समझ में आनी चाहिए, बस हमारा यही मोटो है। सर वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि वॉल्यूम कम है। देख लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम घट रहा है, सही बोल रहे हो। तो वॉल्यूम का चेंज आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, हाँ सही कह रहा है, वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव आ रहा है, तो चेंज आ रहा है सर -150 आएगा चेंज। अच्छा, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो दोस्त मैंने पी डेल्टा भी नहीं किया ना यहाँ पर, मैंने यहाँ पर किया है मैंने डेल्टा डब्ल्यू होगा, हाँ सही है। मैंने यहाँ पर सर एरिया से निकाला है वर्क डन, है ना? डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर पी डेल्टा बी से निकालता है तो हाँ ये नेगेटिव चेंज है, वो तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेगेटिव चेंज दिख रहा है, सही कह रहे हो तुम। यहाँ से आ जाए तो वॉल्यूम घट रहा है। मैंने वर्क डन निकाला और वर्क डन के नेगेटिव से देखा कि वर्क डन और इंटरनल एनर्जी आपस में नेगेटिव थे, तो मैंने -4.5 आंसर किया। एक बार
देखते हैं इसका कुछ आंसर की क्या है। डी आंसर है यार, सही कह रहा है। पार्डन, है ना, सही कह रहा है ये कौन कह रहा था अभी? सर वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। हमने सर ये वर्क डन निकाला था, ये कितना आ रहा था? 4.5 जूल आ रहा था वर्क डन। ठीक है, अब यही वर्क डन एक्चुअली में क्या है सर, एक तरीके से नेगेटिव वर्क डन है। ये संदीप सही कह रहा है, नेगेटिव वर्क डन है सर, बिकॉज ये वॉल्यूम कम हो रही है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्क डन है। और हमको पूछा है इंटरनल एनर्जी का चेंज। और आपने अभी रिलेशन देखा था कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके बन जाएंगे सर पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू 4.5 जूल। सही बोला। तो ये क्वेश्चन देखो दिख रहा है कितना माइनस प्लस छोटा मोटा दिख रहा है सर, लेकिन वही गलती देखो हमसे भी हो गई यहाँ पर, है ना। गलती आपसे भी हो सकती है एग्जाम के टाइम में। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूँ सर? वर्क डन नेगेटिव यस आएगा, सर। सही बोल रहा है, बिकॉज कंप्रेस हो रही है सर। क्लियर है? ठीक है जी, अब कर लेते हैं। ये करना है सर, जल्दी से करेंगे 2 मिनट के अंदर। डी आंसर आ रहा है कह रहा है प्रिंस। ठीक है, देखते हैं। डी राहुल भी कह रहा है। सर कौन सा प्रोसेस के बारे में बोल रहा है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कह रहा है। आइसोथर्मल बोलता है तो हमको सबसे पहले ये बात चमकनी चाहिए सर, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ये होता है सर आइसोथर्मल में, हमने आपको जस्ट पढ़ाया था। 1 मोल बोल रहा है इन रिजिड वेसल टू अ डबल इट्स प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। मतलब पहले प्रेशर P1 था, अब P2 हो गया, और P2 कितना हुआ है सर? पहले वाले के डबल हो गया है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। टू डबल इट्स प्रेशर एट रूम टेम्परेचर एंड कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। ठीक है, तो अपन यहाँ से अगर देखें रिलेशन, तो क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है P1 V1, P2 की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स P1, ये हो गया V2। तो बेसिकली V1/2 RA V2, मतलब वॉल्यूम आधा हो रहा है, प्रेशर डबल हो रहा है। वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा? आपको मैंने अभी वर्क डन निकालना सिखाया था बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन होता है, अगर कुछ भी नहीं पता है तो ये तो पता ही होगा वर्क डन का, अगर एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एज यहाँ पर डीवी है तो हम इसको NRT/V से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आ गया NRT/V dV, ये हो गया वर्क डन। फाइनली आएगा NRT ln V2/V1। अब आपने देखा कि V2 कितना आ रहा है सर? डबल हो रहा है, V2 हाफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा V1/2/V1। कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है क्या आंसर? V2/V1 सही लिख रहे हैं। क्या आ रहा है इसका आंसर? टेम्परेचर गिवन है 27, ठीक है।
एक मोल है, एक हो जाएगा 27, मतलब 300, 300 R ln 1/2 आ रहा है मेरा आंसर। आप लोग का क्या आ रहा है? ln 2 आ रहा है। कैसे ln 2 आ रहा है? कैसे आ गया ln 2? सो वर्क डन ऑन द गैस पूछ रहा है, नॉट वर्क डन बाय द गैस पूछा, ओके। तो ये बेसिकली नेगेटिव दिख रहा है आपको, है ना? लेकिन जब आप देखोगे तो ये वर्क डन ऑन द गैस पूछ रहा है सर। गैस पे कितना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आएगा 300 R ln 2 नेगेटिव में, लेकिन वर्क डन ऑन द गैस पूछ रहा है, मतलब ये हो जाएगा सर, तब जाके ये पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? हाँ, फॉर्मूला का नेगेटिव। ठीक है सर, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अब मैं आपको ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ। चलो, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना ले तो मजा आ जाएगा फिर। 9 क्वेश्चन सर, आज का क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं एक तरीके से, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन। ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं सर कितने लोग बना सकते हैं इसे। ये 23 का क्वेश्चन है सर, जेई मीन्स। कब तक चलेगी वाली क्लास? 8:30, 8:45? तो मैं चेक कर लेता हूँ। 45। 45। कल आप लोग की टेस्ट है क्या? यस सर। यस तो सर। क्लास होती है कि उस दिन नहीं होती है क्लास? नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती ना क्लास उस दिन? नो सर, नहीं होती। ठीक है सर। ऐसे बोला हीट एनर्जी ऑफ 735 जूल इज गिवन टू अ डायटोमिक गैस अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। ईच गैस मॉलिक्यूल रोटेट्स अराउंड एन इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट। डू नॉट ऑसिलेट कहने का मतलब है सर, वाइब्रेट नहीं कर रहा है ना? वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, मतलब वाइब्रेशन वाला जो भी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है इसके पास, ये कहना चाह रहा है। डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं किया है, घुमा फिर आके बोलता है कि डू नॉट ऑसिलेट। ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और थोड़ा सा। किसी ने कुछ ट्राई किया सर? ₹525 कैसे बनाया, जरा थोड़ा मुझे बताना। सर जरा मुझे बताना। सबसे पहले सर डेल क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, एन सी पी डेल्टा टी। उससे सही हमें बात है। उससे हमें एन आर डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी, और डेल यू के फॉर्मूले में इसको रख के आंसर आ जाएगा। पहले से बनाया था क्वेश्चन या अभी गूगल तो नहीं कर लिया? बनाया हुआ पहले से क्वेश्चन? अभी बनाया सर। क्या बात है यार, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। अभी बनाया तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो ये क्वेश्चन में ना आपको डेटा कम दिया है, तो बच्चे को लग रहा होगा सर ये आसान क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना?
सर इसको तो ट्राई किया जाए, ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है। और ईगो आती है एग्जाम के टाइम में सामने, बहुत बहुत जल्दी आती है ईगो, क्यों क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन। मैं तो पढ़ा हूँ, मेरे से क्वेश्चन बनना चाहिए सर। बच्चा इसमें कम से कम 10-15 मिनट स्पेंड कर सकता है, बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज सर, है ना। सर हीट एनर्जी इज गिवन टू अ डायटोमिक गैस अलाउइंग द गैस टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में हीट को हम लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा लिख सकते हैं। यस सर। और डेल यू की वैल्यू होती है एन सीवी डेल्टा टी, हमको पता है सर। ठीक है, ये बात अपने पास है, ये गिवन है, ये पूछ रहा है। मोल्स वगैरह कुछ दिया है क्या? चलो ठीक है, नहीं गिवन है। क्या हो सकता है सर? सिर्फ एक बात बोला है उसने, बोला है कि डाई एटॉमिक गैस है। पहले पढ़ी नहीं है थर्मो, बाकी लोग का क्वेश्चन बनाने वाला। क्या कर सकते हैं सर? हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, डाई एटॉमिक का होता है 5 के आसपास, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, अगर 5 है तो हम क्या कर सकते हैं? सीपी बाय सीवी वी नो होता है गामा के बराबर। ठीक है, अब सर अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स सपोज, तो एन सी पी एन सी वी डेल्टा टी कट जाएगा, ये बच रहा है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू गामा। अब सर डेल्टा क्यू बाय गामा इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा क्यू पता है, गामा की वैल्यू पता है आपको सर, कैसे निकालते हैं? गामा की वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं? कितनों की गामा की वैल्यू सर, जरा कह बताना मुझे, तो कल ही पढ़ाया था। 7/5। फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1+2/f। हाँ, हाँ, से कर सकते हैं सर, नहीं कह रहा है। ठीक है, गामा ये होता है कि 1+2/f, तो 1+2/5 इज बेसिकली 7/5 आगे गामा की वैल्यू। और डेल्टा क्यू कितनी गिवन थी? 735 बाई गामा की वैल्यू 7/5, ये हो गया आपकी डेल्टा यू। 7 1 7, 7 1 यहाँ बस बचेगा 65। कितना आ रहा है? सॉरी, 105 आ रहा है, तो ये आ रही है 525, ये ऑप्शन। आ रही बात समझ में? कभी कभी डायरेक्ट डेटा नहीं गिवन होता है, तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव तरीके से सोच विचार करनी पड़ेगी सर, कैसे आंसर लाया जाए। क्लियर है? डेटा वगैरह नहीं दिया सर, कुछ कुछ हिंट्स दिया है, डायटोमिक है बोल दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। बच्चे को स्ट्राइक ही नहीं करेगा सर गामा कहाँ से क्या हुआ। अगर करिए तो अच्छी बात है, नहीं कही तो सर क्वेश्चन नहीं बनेगा और टाइम स्पेंड कर सकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस क्वेश्चन, विल ट्राई दिस क्वेश्चन।
हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल। हीट एक्सट्रैक्ट करना मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है सर, है ना। कितना इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल अप्रोच से ही बनेगा। आइडियल गैस बोला है सर, है ना, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। पहले तो ये बताओ सर, हीट कौन से प्रोसेस में हो रहा है, इसमें एक चीज ना ये ऐसे होगा, दिया ही नहीं, कहाँ कहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा हमें। इस पॉइंट पे टेम्परेचर चेक करो कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है। डी पॉइंट पे टेम्परेचर है पी नॉट वी नॉट, टेम्परेचर है डी। वैसे आप इस पॉइंट में देखो कितना होगा, टी वी नॉट, पी नॉट यहाँ पर है टू वी नॉट, टू पी नॉट यहाँ पर है टू पी नॉट और वी नॉट। ये टेम्परेचर हमने लिखा हुआ है। यहां से यहां जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ए से बी जब जा रहा हूं सर तो टेम्परेचर का राइज दिखने मिल रहा है। पहले टू पी नॉट वी नॉट था, अब फोर पी नॉट वी नॉट हो गया, टेम्परेचर राइज हुआ है, साफ साफ नजर दिख रहा है। यहां से यहां देखूंगा तो देर इज नो टेम्परेचर चेंज, हाँ चेंज हुआ है लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर घटा है, मतलब यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट तो नहीं हुआ होगा। यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पी नॉट है, यहाँ वी नॉट है, यहाँ पर टेम्परेचर अगेन, यहाँ पर टेम्परेचर घटा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं किया होगा। डी से ए में जाओ सर, डी से ए में जाओगे तो वी नॉट पी नॉट है, यहाँ पर टू पी नॉट वी नॉट है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ भी क्या हुआ है, बढ़ा है। दो जगह पे टेम्परेचर बढ़ा है, वो है ए से बी में टेम्परेचर बढ़ा है और सर और डी से ए में टेम्परेचर बढ़ा है, यस और नो, वेरी यस सर। और सर हीट एक्सट्रैक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है कोई बॉडी तभी टेम्परेचर राइज करता है सर। इसी दो प्रोसेस में क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट किया होगा तभी तो टेम्परेचर राइज कर रहा है सर। तो ए से बी और डी से ए के बीच में आपको निकालना है अमाउंट ऑफ हीट। मैंने क्या बताया आपको समझ में आया क्या अभी, बाकी बच्चों को क्या बताया समझ में आया यस कि नहीं? सर। समझ में आया ना मैं क्या कर दिया डायरेक्टली। तो हमने डिसाइड कर लिया, टेम्परेचर से देख लिया कि सर इस पॉइंट पे ए से डी और ए से बी में ही हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखो, क्या ए से बी एक आइसोबारिक प्रोसेस है सर? बिल्कुल सर आइसोबारिक है। क्या ए से डी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है? यस सर एब्सोल्युटली, डी से ए कह लो। तो आइसोबारिक में हीट एडेड कैसे लिखते हैं सर, एन सी पी डेल्टा टी। आइसोकोरिक में हीट लिखते हैं सर एन सी वी डेल्टा टी। मोल वगैरह कुछ बोला है? नहीं बोला है सर, 1 मोल मान के चलो, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। सीपी डेल्टा टी। अब मोनोएटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू आपको पता होगी और मोनोएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू पता होगी, मैंने कल ही बताया था। सीवी की वैल्यू होती है सर एफ बाई टू आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज 3, ये हो जाएगा 3 बाई 2 आर, ये हो जाएगा 5 बाई 2 आर। सही बात है। तो सीपी पता है, ये पता है, और टेम्परेचर देखना अपने को डिफरेंस कितना आ रहा है, बस खत्म बात है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड आ जाएगा सर आराम से। आई बात समझ में सर? ये करके देखिए एक बार, करके वो देख लेते सर कितना होगा, 5 बाई 2 आर डेल्टा टी प्लस 3 बाई 2 आर डेल्टा टी। ये सर डेल्टा टी कहाँ से कहाँ, ए से बी के बीच में डेल्टा टी पूछ रहा है, कितना हो रहा है मैंने आपके सामने लिखा था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 पी नॉट वी नॉट, इसका कोऑर्डिनेट है 2 पी नॉट और 2 वी नॉट। तो डेल्टा टी कितना आ रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है सर, 2 पी नॉट वी नॉट आ रहा है ए से बी के बीच में, ए ऑप्शन। अच्छा यह आएगा सर 2 पी नॉट वी नॉट प्लस 3 बाई 2 आर, यहाँ कितना है डेल्टा टी, 2 पी नॉट वी नॉट, यहाँ पी नॉट वी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट आ रहा है डेल्टा टी की वैल्यू।
तो कितना आ रहा है सर, ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, तो ये आ गया 5R P0 V0 प्लस यहाँ से आ रहा है 3/2R P0 V0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा सर 13/2R P0 V0। कुछ गलत लिखा है क्या हमने यार, 1 मिनट रुकना था। सीपी की वैल्यू सही लिखिए, आर कैसे आ गया, 1 मिनट। अच्छा आर डेल्टा टी है तो क्या है सर, P0 V0 है, ये आर कैसे आ जाएगा। तो आंसर आ रही सर 13/2 P0 V0। आ रही बात समझ में। ये अच्छा क्वेश्चन है Yes. सर, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं, टेम्परेचर से चेक किया, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज सारे सारे कॉन्सेप्ट अगर आप ग्रास्प कर लियो आज के लेक्चर का, तो आई होप कि बहुत कुछ कवर हुआ होगा आपको, है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं देन अगली सेशन में जब भी होगा सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।